ये इसमें जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ ना, ये थोड़ा इसको छोड़ दे इंट्रोडक्शन का, इसमें पढ़े ना, बुक से पढ़े ना, इसलिए तो आपको सेपरेट नोट्स दिए हैं, वो बुक में सही नहीं लिखा हुआ। बुक वाला ना पढ़ेगा, मैं कह नहीं रहा बुक वाला ना, वो बुक वाला सही लिखा नहीं उन्होंने, बुक वाला ने सही लिखा नहीं हुआ, इसलिए नोट्स दिए। मैं ये इसका इंट्रोडक्शन लिखना सिखा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल बुक वाला ना पढ़े। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वैसे अयूब खान साहब ने क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, 4 मेजर काम थे उनके, इकोनॉमिक में, सोशल लाइफ में, अपना लॉ में, पॉलिटिक्स में और फॉरेन पॉलिसी में। ये 4-5 उनके मेजर। फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने क्या किया था, उनकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के करीब थी। इकोनॉमी में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि शुरू में चंद हाथों में सरमाया रहेगा, और उन्हें लैंड रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। लैंड रिफॉर्म्स मैं नहीं था कल करवा सका, ये समझ लो। लैंड रिफॉर्म्स क्या था कि अगर किसी बंदे के पास 10,000 एकड़ है ना जमीन, तो वो सिर्फ कितनी रख सकता है जमीन जी, 500 एकड़ इरिगेटेड जहां तक पानी जाता है, और 1000 एकड़ अनइरिगेटेड जहां पे पानी नहीं जाता, जो बंजर जमीन है। ये उनके मोटे मोटे रिफॉर्म्स थे सिर्फ। लेकिन इस सारी एपिसोड में ना एक जो है ईस्ट पाकिस्तान, ये बड़ा डिस्टर्ब होता है। ईस्ट पाकिस्तान को निगलेक्ट कर दिया जाता है सारे प्रोसीजर। मैं अब ये उसी पे आने लगा हूं, उसी पे। ईस्ट पाकिस्तान को पहले समझ लें, जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं ना, वो ईस्ट पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान, अगर टोटल पॉपुलेशन थी ना पाकिस्तान की 100, ईस्ट पाकिस्तान की कितनी थी? ईस्ट पाकिस्तान की थी बच्चों 54%, और वेस्ट पाकिस्तान की जहां पे आज हम बैठे हैं, इसकी कितनी थी? 46%। पॉपुलेशन में वो ज्यादा था, समझ आ गई? पॉपुलेशन में वो ज्यादा था, लेकिन उनको हर तरह से साइडलाइन किया गया, हर तरह। कुछ उनकी अपनी भी जाहिर गलतियां, और अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट आर द स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मैं लिख देता हूं, लिख दूं। सबसे पहले पाकिस्तान में, ये टॉपिक है हमारा जी, हर दूसरे तीसरे साल पेपर में रिपीट हो रहा है, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सबसे पहले थे जियोग्राफिकल रीजन। अब यहां पे आपका बनेगा बच्चों मैप। आप क्या करोगे, आप बताओगे कि ये था बंगाल, ये है पाकिस्तान, और ये है दरमियान में इंडिया। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान 1600 किलोमीटर जो था वो इंडिया। पहली हेडिंग ही आपकी ये होनी चाहिए। तो हमारी डायरेक्ट जियोग्राफिकली हम कनेक्टेड नहीं थे बांग्लादेश के साथ, दरमियान में क्या था? इंडिया। अब इस हेडिंग को एक्सप्लेन करोगे तो क्या हो गया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज geographical one. It was because that we were not directly connected to East Pakistan, and we had our hostile neighbor in between these two parts of our country. Therefore, that hostile neighbor instigated the emotions of, that hostile neighbor played with the emotions of Bengalis, and they used to teach them that West Pakistan are not good for them, they should join India. However, they demanded separation from Pakistan. समझ आ गई? ये इसको नॉक करो, वो लड़का उधर चला गया, उसको बोलो वो सीएसएस का है उधर, तो इधर आ जाए। हाँ, नहीं उधर से। और मैडम बोले बाहर। ये पहला रीजन था, जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन,
पावर शेयरिंग फार्मूला। वो कहते थे तादाद में हम ना ज्यादा है, जब तादाद में हम ज्यादा है तो हमें पावर भी ज्यादा मिलनी चाहिए। हम कहते थे पावर शावर कोई नहीं मिलनी, पावर बराबर बराबर चलेगी। फिर जी आउटलुक ऑफ पाकिस्तान, वो कहते थे कि पाकिस्तान जो है ना एक सेकुलर कंट्री होगा। हम कहते थे कोई सेकुलर कंट्री नहीं होगा, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम के नाम पे बना है, कोई सेकुलर कंट्री नहीं होगा। वो कहते थे कि उनकी जो बंगाली लैंग्वेज है ना, बंगाली लैंग्वेज एज नेशनल लैंग्वेज, एज अ नेशनल लैंग्वेज, वो कहते थे हमारी बंगाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। तो जिन्ना साहब कहते थे कि अगर हम बंगाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे देंगे ना, तो फिर पंजाब कहेगा मेरी लैंग्वेज को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे, सिंध कहेगा मेरी लैंग्वेज को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे। तो इस तरह हम मुल्क को प्रमोट नहीं कर सकेंगे। हम क्या कर सकते, वेडनेसडे को होती नहीं है लाइट मॉर्निंग, वेडनेसडे को नहीं लाइट होती। मुझे जो ऐसे ताशफाज रोजाना कॉल कर लेती है, लेकिन जो वेडनेसडे को कॉल जाती है बड़ी हार्श कॉल जाती है मुझे, लाइट को नहीं सर। उसके दो तीन इम्पैक्ट होते हैं। जनरेटर हम चलाते हैं, जाहिर है पेट्रोल तो उसमें लगता ही है, लेकिन जो उसका इंटरनेट का मसला बनता है ना, वो ज्यादा है जी। कैप्टन क्या वो कहते थे जी, डाकर। फिर डेप्थ ऑफ लीडरशिप, लीडर नहीं थी। जिन्ना साहब के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं था जो पूरे दोनों पाकिस्तान को कैरी कर सके, जो दोनों पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल, कोई ऐसा लीडरशिप नहीं था। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टी, वो मुस्लिम लीग जो 1947 के 45 और 1945-6 वाले इलेक्शन के अंदर 428 आउट ऑफ 496 सीटें जीत रही है, 30 आउट ऑफ 30 सीटें जीत रही है। जब दोबारा 1954 में प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं तो उसको सिर्फ 10 सीटें मिलती हैं। कोई सेंट्रल लीडरशिप अपना पॉलिटिकल पार्टी भी कोई नहीं, समझ आ गई। फिर नेगेटिव रोल ऑफ इंडिया, इंडिया वाज प्लेइंग द नेगेटिव रोल and they started instigating the emotions of Bengalis। और बहुत सारे जो बंगाली स्कूल्स थे ना, वहां पे इंडियन हिंदू टीचर्स होते, वो कहते किधर फंस गए, ये मुस्लिम हैं, इन्हें तुम्हारे साथ वफा करनी, ब्रेन वॉश करते। समझ आ रही, नेगेटिव रोल ऑफ इंडिया। फिर जी उनको जॉब्स में नेग्लेक्ट किया गया। लिखने वाले तो यहां तक लिखते हैं कि अयूब खान साहब, क्योंकि इनको लाइक नहीं थे करते बंगालियों को, अयूब खान साहब बिल्कुल लाइक नहीं थे करते बंगालियों को। और किसी ने, अयूब खान साहब ने पूछा जी कि बताएं बंगालियों की एवरेज हाइट क्या है। उन्होंने कहा बंगालियों की एवरेज हाइट है 5.6। उन्होंने कहा ठीक है, आइंदा से पाकिस्तानी आर्मी में जो लोग लेने हैं वो 5.7 से ऊपर होने चाहिए, ताकि उधर आए ना। बस वो देखो कुछ किताबों में लिखा, अल्लाह जाने अब इसमें सच्चाई कितनी, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। समझ आ गई। फिर जी इसी तरह से अगर हम देखें तो 1954 में ना एक था जज अपॉइंट करना, जज की अपॉइंटमेंट की बारी आई। सीनियर जो जज था वो बंगाली था, सीनियर जज बंगाली था, लेकिन अपॉइंट कर दिया गया पंजाबी को। फिर बच्चों किसी भी सूबे का जो
फायजा मैं आज आपको बता दूंगा बुक, मुझे याद है मैंने कल पूछ लिया था, मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी। हाँ जी, फिर एक हाँ जी, किसी भी सूबे का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है ना, वो उसका होता है सेक्रेटरी। 24 सालों में 1947 से 71 तक 7 चीफ सेक्रेटरीज गुजरे हैं बंगाल के। उनमें 4 पंजाबी थे, 2 पख्तून थे, एक उर्दू स्पीकिंग था। एक भी बंगाली चीफ सेक्रेटरी नहीं। इन 24 सालों के अंदर 32 आर्मी ऑफिसर्स गुजरे हैं, जर्नैल। इन 32 आर्मी ऑफिसर्स में सिर्फ 2 बंगाली थे, हालांकि तादाद में वो ज्यादा। हर तरह से वो स्क्वीज किए गए, ठीक है। बाकी जो रही से कसर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें जो इंडिया का रोल था ना, वो भी बड़ा नेगेटिव, और एक पर्सनैलिटी जो मुजीबुर रहमान है, उसका रोल बड़ा नेगेटिव था। ये 2 लोगों को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ी आसानी है। हम देख लेते हैं इनको दोनों। अगर हम बात करते हैं मुजीबुर रहमान के रोल की, फिर हम आते हैं उसके ऊपर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर। मुजीब रोल, मुजीब एक पॉपुलिस्ट लीडर था। मुजीब एंड जेड ए भुट्टो, वो दोनों ही पॉपुलिस्ट लीडर थे। पॉपुलिस्ट लीडर कौन होता है पता है किसी को? बहुत बार पॉपुलिस्ट लीडर है तो सही ना, बताएं तो सही ना, पॉपुलिस्ट होता क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो पॉपुलर है ना भाई, वो तो पॉपुलर है। पॉपुलिस्ट क्या होता है? जो अवाम में पसंद किया जाता नहीं, जिसकी तो अवाम है इसका आसान हल बताता हूँ। पॉपुलिस्ट लीडर वो लीडर होता है जो अवामी मसाइल को अपना स्लोगन बना के अवामी सेंटिमेंट्स को उजागर करे। जी, जैसे ट्रंप ने इस दफा इलेक्शन में किया, सेंटिमेंट्स को यूज किया। जैसे भुट्टो साहब ने कहा रोटी कपड़ा मकान, मुजीब बंगाली ने कहा हमने अलहदा होना है, ये पाकिस्तानी हमें नहीं, मतलब जो वेस्ट पाकिस्तान है हमें नहीं, हमने बांग्लादेश बनाना है। अवामी मसाइल को अपना स्लोगन बना के अवाम के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना, पॉपुलिस्ट लीडर। पाकिस्तान का इस टाइम का सबसे बड़ा मसला क्या है? खान साहब किस बात पे आए थे? करप्शन को खत्म करने, हालांकि उनके दौर में करप्शन ज्यादा हुई, समझ आ रही? तो पॉपुलिस्ट लीडर वो लीडर्स होते हैं जो अवामी मसाइल को अपना स्लोगन बनाते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मुजीब के रोल की, तो मुजीब ने जो एक 6 पॉइंट एजेंडा दिया था ना, उसकी वजह से मुजीब बिल्कुल जो है वो नफरत के काबिल भी है। इन्होंने कहा जी सबसे पहले ना, अब देखिए पाकिस्तान का तो मतलब ये है ना, कराची आपको पता कितना कमा के देता है। पहले ये पूरी स्टोरी अब आपने समझनी है, ऐसे नहीं आपको समझ आनी जी। पहले हाँ, ये इधर मुजीब नागरिक हो, इधर मेरे ध्यान करें, अब पूरी अपनी स्टोरी समझनी है। कराची बच्चों अर्न करके देता है अराउंड साल का 1500 अरब रुपया। कराची के ऊपर लगता है 200-300 अरब रुपया। अब वो कराची वाला शोर मचाते हैं जी हम तो इतना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं, सिर्फ हम पे 200-300 अरब लगता है। हम तो कहते हैं बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं, पर हम पे लगता कितने? 200 या 300 अरब। कराची की डेवलपमेंट, वो भी कराची 200-300 अरब भी कराची के ऊपर लगाया जाए सालाना, बहुत ऊपर जाए, लगता बीच में 50-60 अरब ही, बाकी खा जाते। तो एक मुल्क, एक शहर के ऊपर 200-300 अरब रुपया लगे तो कहाँ बात जाएगा? एक रोड पक्की करनी हो तो क्या अरब रुपया लगता है? 40-50 करोड़ ही लगेगा। वहां की गलियां भी कच्ची हैं, बड़ा हालात खराब है। तो कराची गए नहीं, जाके देखा नहीं, या मैं भी कोई नहीं, मैंने पढ़ी है। खैर, तो मकसद क्या बात कर, हाँ अब इसमें ना उनका क्या मानना था बंगालियों का? बंगालियों का सबसे ज्यादा उधर से होती थी एक्सपोर्ट पर्सन, सेबा, सेबे की बोरी जिसमें ये चावल और गंदम भरी जाती है। एक प्लास्टिक का थैला, एक सेबे की बोरी होती। उस टाइम एक्सपोर्ट के लिए ना वहां से पूरी दुनिया में पर्सन होती थी एक्सपोर्ट, और उस पर्सन से ना
वो कहते थे कि उस पर्सन का कमाया वो पैसा वेस्ट पाकिस्तान में, इस पाकिस्तान में खर्च होता। और वो जब पहली दफा बंगाली इधर आए ना पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वो रोड के ऊपर भी ऐसे हाथ लगा के ना सुनते, कहते हैं यहाँ से हमें पर्सन की स्मेल आती है कि वो पैसा जो उधर से कमाया गया वो यहाँ पे खर्च हुआ। समझ आ रही? अब मुजीब का यहाँ पे जो ओवरऑल रोल था, वो मुजीब कहता था जो पैसा ईस्ट पाकिस्तान का है ना वो ईस्ट पाकिस्तान में लगेगा। ईस्ट पाकिस्तान की वो कहता था करेंसी भी लैदा होगी, ईस्ट पाकिस्तान की छोटी सी फौज भी लैदा होगी। समझ आ गई? और भी उसने 6 पॉइंट एजेंडा था उसका, बेसिकली 6 पॉइंट्स थे मुजीब के। समझ आ गई? अच्छा, ये जो 6 पॉइंट्स थे ना, इसके बाद ये बिल्कुल, इसके बाद एक और साजिश हुई, अगार टाला तो करते इवेंट ना, अगार पाकिस्तानी आर्मी ने ना इसको उठा लिया, मुजीब को उठा लिया। उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर आया और बंगाली एक ही परचम के नीचे इकट्ठे हुए कि अब हमने किसको छुड़वाना है, हमारा लीडर तो क्या है, मुजीब। समझ आ रही है? तो किसी बंदे ने अगर सबसे फेमस होना ना पॉलिटिकल लीडर ने, तो वो फिर उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उठा लें तो उसके बाद वो हमेशा हिस्ट्री में अमर रहते। हाँ, अनटिल और अनलेस वो डील करके बाहर ना निकले, वो हमेशा जिंदा रहता है। भुट्टो नहीं था निकला, हमेशा जिंदा रहेगा। वो कहते हैं ना कि सब ने चले जाना, सिर्फ भुट्टो नहीं जिंदा रहे। आज भी भुट्टो जिंदा है। समझ आ गई? जुल्फिकार अली भुट्टो, his father was Prince of Junagadh, Shah Nawaz Bhutto. He completed his early education from here in India, and then he moved to UK for his final degree. बड़ा पढ़ा लिखा आर्टिकुलेटेड पर्सन था। वापस आया, he became foreign minister of Pakistan in the era of Ayub Khan after Hussain Shahid Sohrawardi. बट ताशकंद एग्रीमेंट, कल पढ़ाया था ताशकंद एग्रीमेंट। क्या था ताशकंद एग्रीमेंट, ये बताइएगा। ताशकंद एग्रीमेंट था कि कश्मीर का जो 1965 वाली वार थी ना, उसके अंदर जहां जहां इंडिया पाकिस्तान में आया वापस चले, जहां जहां पाकिस्तान इंडिया में गया हुआ वो वापस आया। तो जब ये साइन करके वापस आए थे तो इन्होंने स्लोगन, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि ये जो है ना अयूब खान, ये कश्मीर का सौदा कर रहा है, ये कश्मीर का सौदा कर रहा है। इसके बाद इनने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई और पॉपुलिस्ट तो लीडर थे ही, स्लोगन दिया रोटी कपड़ा मकान। 1969 में जब जनरल यहिया खान साहब ने मार्शल लॉ इम्पोज किया ना, सॉरी, जब जनरल अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ इम्पोज करके हुकूमत दे दी जनरल यहिया खान साहब को। जनरल यहिया खान साहब वाज नॉट एट दैट टाइम, अब उतना फेमस नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो वाज द कंट्रोलिंग, कह लें, एवरीथिंग एट दैट टाइम। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि भाईजान मैं कंट्रोल करूंगा और ठीक है, तुम्हें जो भी सिविलियन सपोर्ट चाहिए होगी मैं करूंगा। इसलिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में आता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फिकार अली। खैर, जो जनरल साहब थे उन्होंने कहा जी फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी कर रहा हूं, LFO। क्या जारी कर रहा हूं? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, LFO। इसके अंडर 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। तो पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन हुए 1970 में। उस टाइम बलोचिस्तान को भी सूबा बना दिया गया। पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन हुए फ्रेंचाइज बेस पे, कि एक स्पेसिफिक एज मुकर्रर की जाती है, उस एज के ऊपर हर बंदा एक वोट दे सकता है। उससे पहले 2 वोट बंगाली के, 1 वोट पंजाबी का बराबर होता था। इस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। लेकिन उस दिन के बाद क्योंकि बंगाली तादाद में ज्यादा थे, तो 2 इलेक्शन, उस इलेक्शन में
मुजीब को मिली तकरीबन 143 सीट्स। जी, इलेक्शन हुए थे मुजीबुर रहमान, अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जुल्फिकार अली 1970। पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन 83 सीट्स 81 सीट्स ये जीती। अब हुकूमत किसकी बनती है? टेक्निकली देखा जाए तो किसकी बनती है? लेकिन भुट्टो साहब इस बात से फिर गए। भुट्टो साहब ने कहा जी देखो मुजीब, तुम्हें कितनी सीटें मिली हैं वेस्ट पाकिस्तान से? मैं कहा मुझे तो कोई सीटें नहीं मिली वेस्ट पाकिस्तान से। उसने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर तुम्हें सीटें यहां से मिली नहीं है तो तुम्हें मैं यहाँ की भी हुकूमत दे दूं। उसने कहा ये क्या बात हुई? उसने कहा हाँ इस तरह कर लेते हैं कि तुम ना मुझे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दो या मुझे तुम प्रेसिडेंट अनाउंस कर दो, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते मुल्क को चलाते हैं। उसने कहा नहीं भाई, पहले इधर ढाका आओ, ढाका असेंबली में इजलास होगा, हलफ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीट तुम्हें देनी दे देंगे। कहा ये पॉसिबल नहीं, तुम वहां हम यहाँ। बच्चों आज ये चलते ही रहना, इसलिए थोड़ा खुला रहना। आज ये काम होता रहेगा क्योंकि लाइट ऑफ है और जनरेटर के ऊपर इंटरनेट चल रहा है, तो पाकिस्तान में इंटरनेट इस तरह ही चलता है प्यार मोहब्बत वाले। हाँ जी, कहाँ पे थे हम? सीट्स बिक गई थी। हाँ परसों हलफ बर्दारी थी, इनने जाना था जी परसों हलफ बर्दारी के लिए, लेकिन भुट्टो ने कहा जो जाएगा ना हलफ पे उसकी टांगे काट दी जाएंगी, कोई नहीं जाएगा। उसने कहा था उधर कोई नहीं जाए, ताकतवर था ना, ताकत का नशा था। अयूब खान जिया ने क्यों जाना था? सिर्फ भुट्टो साहब नहीं था जाना ना, सब ने जाना था हलफ बर्दारी के लिए। 81 लोग ये भी थे, वो भी किसी हद तक ठीक है। मैं तो जनरल बात कर, मैं जनरल बात कर, वो जनरल बात कर। हाँ जी, तो जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा कोई गया तो उसकी टांगे काट दी जाएंगी। तो पाकिस्तानी आर्मी को इंटेलिजेंस मिली कि वहां पे ना मुक्ति बानी, बंगाली में इसको कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स। क्या कहते हैं? फ्रीडम फाइटर्स, मुक्ति बाहनी। ये तकरीबन 50,000 के करीब थे। इनको समझ आ गई कि जो ईस्ट पाकिस्तान में मुजीब जीता ना, उसको जितवाने वाले ये हथियार बरदार 50,000 मुक्ति बानी। ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे, उस टाइम कौन सा कोई इंटरनेट था, वहां पे अपने लोगों से अपनी तरीके से वोट लेते थे। तो इन्होंने कहा जी इनको एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया और इंडिया के साथ फिर हमारी जंग लगी।
इंडिया के साथ जब हमारी जंग लगी। हाँ, अब इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ऑलरेडी वेट कर रहा था। पाकिस्तान किस थ्योरी की बेस पे बना? टू नेशन थ्योरी। इंडिया क्या कहता था कि ये जो टू नेशन थ्योरी वाला गुब्बारा है, इसमें हवाई कोई नहीं। इंडिया का ये मानना। इंडिया कहता था ये रियलिटी नहीं है टू नेशन थ्योरी, ये बिल्कुल झूठ है। दो कौमी नजरिया वो कहते थे इस तरह नहीं है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, इसमें बेशक मुसलमान रहे या हिंदू रहे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कायदे आजम साहब ने जो अलहदा मुल्क लिया ना, ये बहुत बड़ी गलती की है, और ये मुल्क वापस रिवर्ट बैक होगा इंडिया। इसके ऊपर जब पता है बंगाल सेपरेट हुआ ना पाकिस्तान से, तो जो इंदिरा गांधी थी उसने कहा था कि जिन्ना की दो कौमी नजरिया बे ऑफ बंगाल में बह गए। जिन्नाज टू नेशन थ्योरी जो है वो बे ऑफ बंगाल में बहा दी गई आज। तो यहां से फिर सीएसएस वाला एक क्वेश्चन पूछता है कि वेदर टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान में सॉरी जो बंगाल का अलहदा होना था वो टू नेशन थ्योरी की निगेशन है या नहीं। आपने कहना जी निगेशन नहीं है टू नेशन थ्योरी की। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर निगेशन होती टू नेशन थ्योरी की तो वो बंगाली जाके इंडिया में रिवर्ट बैक हो जाते, ना कि वो सेपरेट कंट्री बनाते। समझ आ रही? मैं प्लान कर रहा हूं जी, बच्चा आए, उससे गारंटी की बेस पे फीस ली जाए, उसे कहा जाए भी 10 लाख जमा कराओ, पास हो गए तुम्हारा, फेल हो गए तो वापस ले लेना। उसको तैयारी कराई जाए। नहीं नहीं, ना पास हो वापस ले जाए, कोई मसला नहीं। पास हो गया अब इसके लिए हमारी कुछ शराइत भी होंगी ना, हमारी कुछ शराइत होंगी। हम उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे, हम उसका सारा प्लस माइनस देखेंगे। छुट्टी करेगा तो फिर भी उसके पैसे जाया, लेट आएगा फिर भी उसके पैसे जाया। सही है, यानी कि दोनों केसेस में पैसे आपके ही हैं। अच्छा ये करते थे मुफक्खर अदीन साहब। आप शायद वजीर साहब को जानते हैं आप में से, यहाँ पे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ है, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हमारे लिए। वो उनसे पढ़ते होते थे, मुफक्खर अदीन साहब से, एसएसपी मुफक्खर अदीन। वो इस तरह करते थे, उन्होंने बड़े ही स्टूडेंट पास करवाया। पर वो ये तो नहीं कि रिश्वत देते थे आगे लोग, लेकिन वो पढ़ाते इतना थे कि सुबह 8 बजे जाने, रात को 8 बजे कैंपस से बाहर जाए। अब 12-12 घंटे क्लासेस चल। नहीं, मेरा आगे प्लान है। लोग लालच में आते हैं। लालच किस बात का? एक बात समझ लो अरूज, एक बात तो अरूज भाई, अब आप माशाल्लाह कितना, आप जून जुलाई में मेरे ख्याल में आए थे, ऐसे ही ना होती है 4-5-6 महीने में तैयारी। आप बता दो, इसीलिए तरीकाकारी नहीं, 4-5-6 महीने वाला जो मर्जी कर लो। जो ये स्टोरियां सुनाते हैं ना 4-5 महीने में तैयारी की थी, सब झूठ है, फरेब है, गलत बात है। तैयारी के लिए कम से कम आपको 12 से 18 महीने चाहिए। क्यों फायदा ऐसे ही है, तहरीम, इमरान,
नुमान तो भी नहीं है उसको, असमा या शरा शाह। तैयारी के लिए आपको 6 से 8 महीने चाहिए, लेस देन एनीथिंग दिस इज वो वर्क नहीं करेगा। सही कहा आपने सर। असल में बच्चे को सीएसएस की समझ आती है 6 महीने बाद। पहले तो होता है हवा में, मैं तो बीए 3 महीने में कर लिया, सीएसएस तो मैं 4 महीने में कर लूंगा। भाई बीए और है, सीएसएस और है, सीएसएस कुछ और चीज है। मैं तो डिग्री में सर 4.25 सीजीपीए लिया है। सीजीपीए क्या है यार, 4 क्वेश्चन में देते हैं, उन्हीं को रट्टा मार के आपको नहीं लिखना। उन्हीं टीचर्स ने आपको नंबर देने हैं जिनको आप अच्छे से खाना खिला सकते हैं। सही है, अच्छे से खाना खिलाएं उनको, और अच्छी अच्छी बातें करें, तारीफ करें। मैं तो गई नहीं यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ आई नहीं। वो कुछ नहीं है, मैं अभी करने लगा एमफिल एफसी से, देखते हैं क्या होता है। नहीं, अब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ के कंप्यूटर साइंस में तो जा नहीं सकता। कोई ऐसा है तरीका मैं चला जाता हूँ। नहीं कुछ नहीं है, बस बातें करनी है सर। 2 से 3 मंथ में तो कुछ समझ भी नहीं आती। वाह जी वाह, बिल्कुल ऐसे ही असमा, सही कहा आपने। तो ये जो कहानियां होती है 4 महीने में सीएसएस 4.5 में, ये कैसे कर लेते हैं? ये आखिरी 3-4 महीने का है, पिछले नहीं बताते। लास्ट ईयर थी ना तहरीम आई, यहाँ से कल आगे स्टार्ट करेंगे। तहरीम कल आई थी, लास्ट ईयर वो पढ़ाती रही, इसी आप लोगों को पढ़ाया था ना मैडम तहरीम ने, एएसपी जो आई थी। वो कहते थे मैंने 51 डेज में किया। मैं कहा भाई मैडम मेरे बच्चों को जाकर कहिएगा जी।